हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने इसके 9 पार्ट करा चुकी हुई, वो मेरे चैनल पे वीडियो अब अवेलेबल है। प्लीज़ ये देखने के बाद आप वो भी वीडियो देखिएगा। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हर दिन कुछ आर्टिकल बताती हूँ। तो मैं संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने करा दिया था 123 आर्टिकल तक। आज मैं उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले उच्चतम न्यायालय 124, तो उसमें क्या लिखा गया आर्टिकल 124 में? आर्टिकल 124 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 में क्या? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और ये जो है 124 जो आर्टिकल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने क्वेश्चन में ये आर्टिकल देखा होगा। इसका सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें से मेन कौन आर्टिकल है जो बहुत बार एग्जाम में आया, मैं आपको उसको बताते जाऊंगी। ऐसे तो मैं उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको बताऊंगी, बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको बताते जाऊंगी। तो देखो 124 वो हो गया। अब 124 को ही 3 और भागों में बांटा गया है, ठीक है। बाद में जब संशोधन हुआ तो इसको बांटा गया। देखो 124 के क में क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। फिर है उसी नियुक्ति आयोग के क्या कार्य होंगे? राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के कार्य। फिर 124 का ग में बताया गया संसद की कानून बनाने की शक्ति। 124 के ग में बताया गया संसद के कानून बनाने की शक्ति। 124 में क्या है? न्यायाधीशों के वेतन। 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 के 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों, एडहॉक न्यायाधीश जो कुछ जरूरत पड़ने पे कुछ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो 127 के तहत होती है। 128 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। ये भी 129 जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वो जो उच्चतम न्यायालय है अभिलेख न्यायालय होना, मतलब जैसे उसमें जो भी डिसीजन लिया गया उसका प्रमाण रखा रहता है और वो दूसरे उच्च न्यायालय वाले या वो लोग उसका यूज करते हैं, वही अभिलेख न्यायालय है। फिर 130 क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान, तो उच्चतम न्यायालय कहाँ कहाँ होगा। 131 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का है केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार ये निरस्त हो गया है। ये जो है ये आर्टिकल ये निरस्त हो गया 131 का, छोड़ो तो फिर इसको हम नहीं करते। फिर 132 क्या बोलता है? 132 बोलता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील आधारिता, ठीक है। 132। 133 है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। फिर 134 है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। 134 का है उच्चतम न्यायालय के में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त वक्त। 136 है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 है, ये भी मतलब एग्जामों में आया हुआ है। 137 क्या बोलते हैं? जो निर्णय और आदेश का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। फिर है 138 से उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 129 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। और 139 का है कुछ मामलों का अंतरण। 140 है उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियां। 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होना।
131 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या का सभी न्यायालयों द्वारा आबद्ध कर होना। 142 क्या बोलता है, 142 बोलता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता तो आपको सब रही, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, जिसका एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखो 143 में है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श करेगा। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो परामर्श लेगा या नहीं लेगा, और ये उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है वो देगा या नहीं देगा। ठीक है 143। 144 है सिविल और न्यायिक प्राधिकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 का क्या बोलता है, 144 बोलता है नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। 145 बोलता है न्यायालय के नियम आदि। 146 बोलता है उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक सेवक एवं व्यय। 147 निर्वचन। तो देखो अब इसमें कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 124 तो है ही, ठीक है। 124 में वो बताया गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये। फिर है, अब देखो मतलब क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए 124 का क ख ग याद रखो। क ख ग मतलब याद रखो। 100 क में क्या गया, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये याद रखो। आगे देखो 127 इंपॉर्टेंट है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। फिर इंपॉर्टेंट है 137 निर्णयों के आदेश उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 137। फिर है 139 भी इंपॉर्टेंट है कुछ रीट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। 143 इंपॉर्टेंट है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल। अगर आप इतना भी कर लोगे तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आपकी कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल किसी भी वजह से अच्छा लगता है, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल लगता है, आप जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आपको लगता है कि अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स हमारे ये 1000 सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट 10 है। तो इसमें से मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, मतलब इस क्वेश्चन बुकलेट से, क्वेश्चन पेपर से। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 से आज मेरा स्टार्ट होगा। देखो ये मेरा 10 पार्ट है, ठीक है। इससे पहले 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। और इससे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, मैं इससे रिलेटेड जो फैक्ट होता और इससे और क्या नया क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्वेश्चन हो सकता है सेम ना रिपीट हो, बट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, उसी से तो क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सारा सिलेबस हमारा कवर हो रहा। अगर आप जून 2024 का यूजीसी नेट देना चाह रहे हो या कहीं का भी पीजीटी टीजीटी, अभी तो हर जगह वैकेंसी आ रही है। अभी एकलव्य विद्यालय का भी वैकेंसी 30,000 जो कल घोषणा हुई है वो भी आने वाली है। कहीं का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल ये मेरी क्लास रहेगी। और मैंने इससे पहले आज अधिकार टॉपिक भी कराया है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। तो आप प्लीज़ उससे भी गो थ्रू हो जाना, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल थॉट जो है सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को टफ लगता है, और वो ऐसा है कि अगर वो आप समझोगे तो आधा पॉलिटिकल साइंस समझ जाओगे। बाकी तो फैक्ट जिसमें है उसको तो लर्न करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पॉलिटिकल थॉट पढ़ना मस्ट है। तो फिर मैं आपका, चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोलता, कचरा टोकरी मॉडल, इसको गार्बेज बकेट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, का विकास किया। किसने विकास किया? तो ये देखो पीटर डकर तो नहीं है, पीटर डकर को आप हटा दो, ठीक है, वो तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो बाकी तीनों हैं, आप तीनों का नाम लिख लो, माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च, जोहान पी ऑल्सन, ठीक है, ये तीनों का नाम लिख लो 1 2 4। तो आप गार्बेज मतलब कचरा टोकरी मॉडल या गार्बेज बकेट मॉडल लिख लो, और उसके आगे आप ये तीनों का नाम लिख लो, ठीक है। अब ये मॉडल कब आया था इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। माइकल ये कोहेन, जेम्स मार्च और
ऑल्सन ने कचरा मॉडल का विकास किया। इस विद्वान ने इस मॉडल का वर्ष 1972 में अपने लेख अ गार्बेज केन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चॉइस में प्रस्तुत किया। ये भी आप लिख लो प्लीज। हो सकता है देखो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो किस में दिया था ये क्वेश्चन पूछ जाइए, कब हुआ था ये पूछ सकता है, तो वो 3-4 इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन इसमें शामिल है ये पूछ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही हो, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हो गए। अगला, संरक्षण नौकरशाही की परंपरा कहाँ है? तो ये यूएसए में है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा? ये भी आप लिख लो। प्रतिनिधि नौकरशाही जो वर्ड है किसने क्वाइन किया? ये जो वर्ड न्यू न्यू जो मतलब बोलते हैं क्वाइन करते, वो भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो किए थे पहली बार जो यूज किए थे तो उनका नाम है डोनाल्ड किंग्सले। डोनाल्ड किंग्सले ने सबसे पहले प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द का यूज किया था। ठीक है, हाँ ठीक। और अगला क्वेश्चन है देखो, अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले 1766 में ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है यूके, यूएसए, स्वीडन, डेनमार्क। तो इसका ऑप्शन होगा स्वीडन। तो देखो जो अगर नहीं आता तो उसको प्लीज आप नोट डाउन करो। ठीक है, अगला है लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, अब ये ऑप्शन है, यह एक पृथक बजट है, यह आम बजट के साथ पारित होता है। ठीक, अगला है, इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणत करना होता है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के बारे में महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्या है, आप ये थर्ड एंड फोर्थ को आप कर लो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अगला है 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान। अब अनिवार्य जो पंचायत राज के लिए 1973 का जो संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया था उसके बारे में है। तो देखो इसमें एलिमिनेट करना है जो, देखो अगर ये सब टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है फिर भी जो पता है उसको आप पहले छांट लो। तो देखो ये हमें पता है महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों पे आरक्षण मिला है, ये हमें पता है, तो सेकंड तो होगा। ठीक है, तो सेकंड जब होगा तो ये तो कट गया, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। अगला है पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन। हाँ देखो पंचायत राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और उसके लिए नया निर्वाचन आयोग, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। जो पंचायत का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग से होता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत का चुनाव किसके किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा, तो नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 to 4। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो नहीं है वाला हम हमेशा ध्यान रखते हैं, नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो हम 4 ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन में भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो आपको नहीं आता है तो ठीक है नहीं आता, लेकिन जो आता है उसको हम देखते हैं। देखो पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95 है। ठीक है, अगला है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया। अगला है इसमें क्या पूछ रहा, कौन सा नहीं है? तो देखो लोकायुक्त जो पहली बार जो ये वर्ड यूज हुआ था वो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966 में। तो देखो लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 78 की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ये किया गया था और सबसे पहले जो हुआ था 2023 में हुआ है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 64 में, ये देखो ये सारा जो है ऑप्शन जो ये एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ ये सारा क्वेश्चन ही बनेगा। देखो पहली बार कब हुआ था लोकायुक्त संघ के लिए और राज्य के लिए 2013 में, और ये संथानम समिति कब हुई है ये भी बहुत मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया 1964 में।
ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन या तो आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जब भी करो तो पहले ये आप खुद से पढ़ो फिर इसको करो। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीसी के क्षेत्र में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। तो इसका देखो, अगर दोनों सेम है और रिलेट कर रहा है एक दूसरे को तो ऑप्शन ए और आर दोनों राइट है और उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। वी विल गो विथ अनदर क्वेश्चन। अगर इसका एक्सप्लेन पढ़ देखो, ये भी लिखो आप। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों की सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों, देखो ये भी देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें 3-4 कारण दे देगा कि ये सही है, ये सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 30 दिन है, 2005 में हुआ था कहीं से, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला। देखो, सत्ता और जवाबदेही का एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, सत्ता अविभाज्य है परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं है। तो दोनों इज द राइट है बट नॉट एक्सप्लेन कर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको। अगला है, विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आजाद हो गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देश आजाद हुए। ठीक है, विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आजाद हुए, इसीलिए हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ, रुक जाओ। 1950-1960 के दशक में विकास प्रशासन की अवधारणा का उदय हुआ। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति के साथ एशिया और अफ्रीका अमेरिका नव स्वाधीन विकासशील देश का उदय हुआ। अतः दोनों सही और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर अगला है आपका, अगला है निकोल्स ऑनफ ने अपनी बुक, अब ये बुक का नाम लिख लो, वर्ल्ड ऑफ पावर मेकिंग में अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में क्या कौन सा शब्द बोला है? तो रचनावाद। ठीक है, तो इनकी जो ये देखो, निकोल्स कौन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द गढ़ा है। ठीक है, अगला है, अब ये है बुक और ये थिंकर एंड बुक है। ठीक है, तो बी बुजान, आई हैंसन, के एल वॉल्जर, ए वेंट्स। तो देखो, अब ये बुक है तो बेरी बुजान का हो गया आपका पीपुल्स स्टेट एंड फियर, ए में 4 है। आई हैंसन का है मैन द स्टेट एंड वॉर। के एन वॉल्जर का है, के एन वॉल्जर का आपका हो गया सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसको आप लिख ही लो, इसको, इस बुक्स को, सारे बुक्स को। और ये ए वेंट्स का है द इलेव्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में कौन सा नहीं है? तो यह विश्व व्यापार संगठन व्यापार से समझौता का संचालन करता है। ठीक है, यह व्यापार वार्ता के लिए एक मंच का कार्य करता है। वेरी गुड, ये भी सही है। फिर है, यह राष्ट्रीय व्यापार नीति की निगरानी करता है। यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की आपूर्ति करता है। ये नहीं है, बाकी सब सही है। अब देखो, ये भी लिख लो, कब हुआ था ये? 1995 में हुआ था। और इससे पहले क्या था? गेट, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या स्थापना गेट हुई, उसी से अलग होके ये बना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश अव्यक्त और परमाणु क्षमता का उदाहरण है? तो जापान। अगला है, अगला आपको है प्रतिबल रणनीति, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, अब मिलाते हैं हम। देखो,
प्रतिबल रणनीति, काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी, काउंटर प्रोलिफरेशंस, काउंटर रिस्ट्रिक्शनिस्ट, काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसका ए का हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ए में हो जाएगा 4 मत, चलो इधर से कर ले, देखो नहीं इसमें हम करते हैं, इधर देखो ए का 4 है, क्या है, परमाणु रणनीति का वह प्रकार जिसमें शत्रु की सैन्य एवं परमाणु क्षमता को लक्ष्य बनाया जाता है। क्या है इसमें, प्रतिबल रणनीति क्या है, प्रतिबल रणनीति है परमाणु रणनीति का वह प्रकार जिसमें शत्रु और सैन्य परमाणु क्षमता का लक्ष्य किया जाता है। सेकंड है प्रतिसार या काउंटर प्रोलिफरेशन, इसमें है आपका ये परमाणु अस्त्र कार्यक्रम तथा परमाणु प्रसार को अवरुद्ध करके धीरे करने अथवा वापस लेने के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के प्रयास। अगला है प्रति संवाद काउंटर, तो ये सी में हो जाएगा आपको सेकंड, ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय वकील जिनका तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कानून अथवा प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों वे मानवीय हस्तक्षेप का विधिक अधिकार है। ओके, अगला है आपका, ठीक है, नरम शक्ति सॉफ्ट पावर शब्द, हाँ देखो ये बोले ना, ये सब जो कौन सा सबसे पहले कॉइन किए उनका नाम जरूर पूछता है। तो ये जैसे आप एक बार ना एक जगह नोट्स बनाओ, उसमें जो जो नया वर्ड है, जैसे समाजवाद किसने गढ़ा, रॉबर्ट ओवेन, जैसे ऐसे आते जाएगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वैसे वैसे आते जाएगा, तो आपको पता चलेगा। वैसे एक जगह आप लिख लेना, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला है मार्शल प्लान। हाँ, मार्शल प्लान भी बहुत बार पूछता है और बहुत बच्चे ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्शल प्लान क्या था, 1947 को औपचारिक रीगन प्लान, ये सब जो प्लान है ना वो भी पूछता है। तो मार्शल प्लान है 1947 को औपचारिक के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, ये जो है ना यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। तो इसका डिटेल आप लिख लो। देखो मार्शल प्लान कब हुआ था, मार्शल प्लान 1947 में औपचारिक रूप से यूरोपीय समुत्थान मतलब उसके उत्थान के लिए, रिकवरी के लिए किया गया। मार्शल प्लान का उद्देश्य अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप, अब ये पश्चिमी यूरोप के लिए किया गया था, पश्चिमी यूरोप देशों के आर्थिक व्यवस्था को पुनर्निर्मित करके साम्यवाद प्रसार को रोकना, ये पश्चिमी यूरोप के लिए किया गया था मार्शल प्लान। अगला है केजे हॉल्स्टी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता है। तो इनके अनुसार नॉट मतलब केजे हॉल्स्टी के अनुसार कौन सा समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता है। तो ऑप्शन 1 है राज्य की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि, उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिसके पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक वितरण प्रणाली है, प्रभाव की आधिपत्य स्थिति जिसे 3 अनिवार्य गैर यूरोपीय देश रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल की, ऐसे अनेक राज्य जो राजनीतिक तथा आर्थिक संधियों में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर, बाकी इनकी सारी विशेषता है। तो देखो जो रॉन्ग है वो तो ठीक है वो मत लिखो, लेकिन जो राइट है इनके बारे में वो लिख लो। ये जो है देखो केजे हॉल्स्टीन के अनुसार समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता, क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता है राज्यों की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि हो, उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिसके पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक वितरण प्रणाली है, प्रभाव की आधिपत्य स्थिति जिसे 3 अनिवार्य गैर यूरोपीय देश। अब देखो ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि इन्होंने किन गैर यूरोपीय देशों की बात की है। तो देखो गैर यूरोपीय देश तो रूस, चीन और अमेरिका ने हासिल की थी। अच्छा, प्रभाव की आधिपत्य की स्थिति जिसे 3 अनिवार्यतः गैर यूरोपीय देशों रूस, चीन और अमेरिका ने हासिल की थी। अगला है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है।
जब भी ये क्वेश्चन करो जिसमें नहीं है उसको अंडरलाइन करो। तो देखो, 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंध को आकार प्रकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका, अहिंसक तथा मानवोचित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षाकृत न्यायसंगत पैटर्न के लिए स्थिति को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेन भी है, देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ को वित्तीय सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा हासिल की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 19, देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, तो संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल आते जा रहे हैं। मैं ऐसे एक क्लास लेके आऊंगी जिसमें उसके सारे आर्टिकल्स बताऊंगी एक साथ, ताकि आपके पास हो जाए। बट जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है आप प्लीज उसको नोट डाउन करो। यदि किसी राष्ट्र का वित्तीय योगदान बकाया रहता है तो उसे महासभा में मत देने की आधिकारिक नहीं होता। ठीक है, अगला ये है, उससे संबंधित ये तथ्य है कि भारत ने जनसंहार अस्त्र के अप्रसार में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई पहल में आगे बढ़कर भाग लिया, पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण सुनिश्चित करने का भी समर्थन एवं प्रचार किया। भारत का दृष्टिकोण है कि संघर्षरत पक्षों की सहमति के बाद ही शांति निर्माण अभियानों का संचालन होना चाहिए। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में कौन सा पंचशील के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ठीक है, 5 सिद्धांत है, मैं पांचों सिद्धांत आपको लिखा दूंगी। देखो, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, बिल्कुल सही बात है। परमाणु हथियार का विकास नहीं, इस तरह की बातें इसमें नहीं कही गई थी। ठीक है, समान और परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सहस्तित्व। तो आप एक लिखो 1954 में पंचशील सिद्धांत समझौता हुआ, जिसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए परस्पर सम्मान की भावना। सेकंड है एक दूसरे पर आक्रमण न करना या अनाक्रमण की नीति। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ठीक है, अगला है परस्पर समान और पारस्परिक लाभ। ठीक है, और लास्ट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये भारत और चाइना के बीच हुआ था। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और चाइना के प्रधानमंत्री के थे छाऊ उनलाई। ठीक है, अगला है आपको ये क्षेत्र है, संगठन है, और कहाँ है ये स्थित, उसको हमें मिलाना है। तो ये है OSCI। ठीक है, फिर B4 BSEC नाफ्टा। तो अब इसमें से आपको जो पता है उसको हम पहले लगाएंगे। ठीक है, तो D का हमें पता है ये 4 उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। फिर है A का है आपको यूरेशिया, यूरोप और एशिया में है। B4 हो गया आपका, B4 है नहीं आपका ये, हाँ ठीक है। फिर है B4 है आपका यूरोप। फिर है BSEC है आपका सेकेंड। ये देखो, एक बार मैं फिर से मिलाती हूँ, एक बार रुक जाओ। देखो, पहला है OSCE, एक मिनट, OSCE है आपका यूरो अटलांटिक। ठीक है, फिर है B4 है आपका यूरोप। फिर है BSEC है सेकेंड, यूरेशिया। और नाफ्टा है उत्तरी अमेरिका। आप ये जो चारों संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, आप प्लीज इसके बारे में एक बार गूगल पे सर्च करके एक बार देखना खुद से। आगे है भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक विकास में पता लगाया गया है। इस श्रेणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है?
तो देखो, शीत युद्ध की समाप्ति वर्ष 1998 में भारत पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्र का परीक्षण, यूएसएसआर में राज्य समाजवाद का विघटन, बर्लिन की दीवार का गिरना। क्या बोल रहा है, देखो 1990 1980 से इतना के उत्तरार्ध में पूर्वोत्तर विशिष्ट आर्थिक राजनीतिक से पता लगा इस श्रेणी में कौन शामिल नहीं है, तो ये नहीं शामिल होगा, है ना। बाकी शीत युद्ध हुआ था, बर्लिन की दीवार कब हुई थी, 1989 में। देखो बर्लिन की दीवार 1989 में, ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई। और 91 में विघटन हुआ था, सबको पता है। और ये तो 1998 में हुआ है ना, तो ये शामिल नहीं होगा, बाकी सब होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित है, तो माइकल डॉयल जो है वो लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित है। अगला है 2015 में सऊदी अरब ने किस देश से सैन्य हस्तक्षेप किया, तो देखो उसमें क्या, संयुक्त अरब अमीरात, यमन और फिर मिस्र और कुवैत। तो उसने देखो मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन से सैन्य हस्तक्षेप किया। किसे, यमन से किया था। ऐसे ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो चलो मैं आगे चलती हूँ इससे। लेकिन कभी कभी ना पुराना क्वेश्चन भी उठा के दे देता है, तो एक बार आप देख ही लो इसे भी। कभी कभी मिलाने में दे सकता, कभी कभी पुराने क्वेश्चन भी उठा के कहीं से उठाया डाल दिया, तो ये मत सोचो कि पुराना क्वेश्चन है तो ये आयर का क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंग है। क्या है, अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंग है। सचिवालय, उत्तर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की विचार विमर्श संधि, परिषद। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टार बना यानी ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, तो इसका एक्सप्लेन हम पढ़ लेते हैं। अमेरिकी राज्यों के संगठन, क्या अमेरिकी राज्यों के संगठन, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लो, ये लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट इंग्लिश में हो जाएगा, अमेरिकी राज्यों का संगठन ऐसे हो जाएगा। तो देखो सामान्य सभा विदेश मामले, अब ये लिख लो, सामान्य सभा विदेश मामले के मंत्रियों की विचार विमर्श संधि, परिषद, अंतर अमेरिकी न्यायिक समिति, ठीक है, मानव अधिकार पर अंतर अमेरिकी आयोग, आम या जनरल सचिवालय, अंतर अमेरिकी सम्मेलन। तो कितने हो गए, देखो एक ये हो गया, सामान्य सभा में विदेश मंत्रालय के मंत्रियों के विचार विमर्श की संधि के लिए परिषद है, फिर नहीं ये संधि के लिए, फिर परिषद एक अलग है, फिर अंतर अमेरिकी न्यायिक समिति, फिर मानवाधिकारों पर अंतर अमेरिकी आयोग, आम सचिवालय, अंतर अमेरिकी सम्मेलन। इसका एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया गया है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको किसी भी वजह से आपको थोड़ी भी हेल्प लग रही है कि आपके प्रिपरेशन में ये क्लासेस आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो।